नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक नई जबरदस्त मंगा सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें एक ऐसी कहानी है जो आपको शुरू से अंत तक बांध कर रखेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं इस मंगा को आगे भी कंटिन्यू करूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू एंड फर्स्ट मेंबर। आपने चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट किया है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। कहानी अभी शुरू ही हुई है। अब दृश्य एक लकड़ी की झोपड़ी में खुलता है। ऊपर एक स्क्रॉल टंगा है, जिस पर सुंदर शब्दों में उसके शिष्यों द्वारा गुरु की अनंत आयु की कामना लिखी है। कितना मीठा है। या शायद नहीं, नीचे बिस्तर पर शियाओ लगभग मरणासन पड़ा है। उसके चारों ओर उसके 5 शिष्य खड़े हैं और शीन वो फर्श पर घुटनों के बल बैठी फूट फूट कर रो रही है। माहौल बेहद अजीब है। शीन वो आंसू पोंछते हुए एल्डर शियाओ कहकर पुकारती है, लेकिन इसके उलट 5वां शिष्य ली पहले शिष्य यीचू हान से घबराकर कहता है, बड़े भाई, गुरु की हालत बहुत खराब है। अब क्या करें? यी हान ठंडे स्वर में जवाब देता है, क्या करें? जाहिर है किसी और एल्डर के अधीन शिष्य बनेंगे, या क्या तुम यही बैठकर उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हो? तीसरा शिष्य वो फांग सिर हिलाता है और कहता है, बेकार आदमी, मिशन पर जाकर ऐसी हालत बना ली, मेरा कीमती समय बर्बाद कर दिया। दूसरा शिष्य लिन्हाओ रान चुप रहता है, लेकिन मन ही मन सोचता है, जब तक मैं उसकी गुप्त साधना तकनीकें नहीं ले लेता, ये बूढ़ा इतनी आसानी से नहीं मरेगा। चौथा शिष्य वांग फांग पंखा निकालकर ली फांग के कंधे पर मारता है और हंसते हुए कहता है, अच्छा हुआ, अगर मर गया मैं तो कब से यहां से निकलना चाहता था। जिसे रुकना है रुके। ये यंग मास्टर दूसरे एल्डर के पास जा रहा है। सुना है वहां सुंदर महिला शिष्य है। उनके इन कृतज्ञ शब्दों को सुनकर शीनवो गुस्से से भर जाती है और कहती है, तुम सब कमीने। फिर वो उठकर उन शिष्यों की ओर उंगली करके चिल्लाती है, अगर एल्डर शियाओ न होते तो तुम में से किसी को भी साधना का मौका नहीं मिलता। अब तुम्हें डर है कि वो मरने वाला है। तुम सब निर्दयी और एहसान फरामोश जानवर हो। ये सुनकर शिष्य गुस्से से भर जाते हैं, लेकिन अभी रुक जाते हैं। तभी वो फांग आगे बढ़ता है और जोरदार थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है और हंसते हुए कहता है, औकात में रहो नीच इंसान, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? फिर पहला शिष्य कहता है, ऐसे बेकार इंसान पर समय क्यों बर्बाद करना? अगर रहना चाहती है तो यही सड़े। वो मेज पर रखी दवाइयों की बोतल उठाकर कहता है, वैसे भी हम उसकी सारी कीमती चीजें ले चुके हैं। इसके बाद 5 लूट का माल लेकर हंसते हुए बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद झोपड़ी में बिखराव है। शीन वो गंदी हालत में जमीन पर पड़ी उठने की कोशिश करती है। वो इतनी गुस्से में है कि बोल भी नहीं पा रही। गद्दार वो उठती है, चेहरे से खून पोंछती है और बुदबुदाती है, सब के सब गद्दार। तभी एक कमजोर आवाज आती है। जी वो शीन वो घबराकर शियाओं के पास जाती है। एल्डर शियाओक, या आप ठीक है? वो उसे दिलासा देती है, आराम करे, अच्छा है कि वे सब चले गए। शीन वो आपकी सेवा करेगी। पीला और कमजोर शियाओं पूछता है, जब से तुम पहाड़ पर आए हो मैंने तुम्हें शिष्य नहीं बनाया, साधना भी नहीं सिखाई, क्या तुम्हें मुझसे शिकायत है? शीन वो फिर रो पड़ती है और कहती है, एल्डर शीन वो जानती है कि उसमें साधना का भाग्य नहीं है। आपने उसे दास व्यापारियों से बचाया, इसके लिए शीन वो जीवन भर आभारी है। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। इतना शुद्ध दिल शीन वो सिर्फ इस बात से नफरत करती है कि आसमान इतना अन्यायी है, बुराई को खुला छोड़ देता है और अच्छे लोगों को मरने देता है। शियावान कांपते हुए कमजोरी से कंबल पकड़कर बैठने की कोशिश करता है और पछताता है, काश मैंने तुम्हें पहले ही शिष्य बना लिया होता तो अच्छा होता। वो जोर जोर से खांसता है। हिनो ये देखकर घबरा जाती है। शियावान अपने खून से सने हाथ को देखता है और उदास मुस्कान के साथ कहता है, अब कोई उम्मीद नहीं है तो वैसे भी चलता फिरता मरा हुआ इंसान हूं। अचानक शीनुओ घुटनों पर बैठ जाती है और ऊंची आवाज में कहती है, अगर एल्डर मुझे तुच्छ नहीं समझते तो कृपया शीनुओ को अपना शिष्य बना लीजिए। भविष्य में शीनुओ खुद उन गद्दारों को मारकर आपका बदला लेगी। अगर एल्डर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं उठूंगी नहीं मौत से पहले। ये दृश्य देखकर शियावान बहुत खुश होता है,
लेकिन फिर सिर हिलाकर आ भरता है। वो कमजोर आवाज में कहता है, शीहीनुओ, मैं बीमार हूं बेवकूफ। नहीं, अगर मैं मान जाऊं तो क्या ये तुम्हें मौत की ओर धकेलना नहीं होगा? शीहीनुओ उसकी बातों को अनदेखा कर उसे मनाने लगती है। शियावान कांपते हाथों से एक दवा की बोतल निकाल कर देता है। यहां अभी भी निंग युआन दान की एक बोतल बची है। ये सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन यही आखिरी चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। शीहीनुओ को इसकी परवाह नहीं होती। वो उसका कंधा पकड़कर कहती है, मेरी चिंता मत कीजिए, बस लेट जाइए। शियावान हल्की हंसी के साथ कहता है, चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। इतना कहते ही वो अचानक खून उगल देता है। दवा की बोतल हाथ से छूटकर गिर जाती है। शीहीनुओ बार बार चिल्लाती है, एल्डर एल्डर, जैसे ही बोतल जमीन पर टूटती है। शियावान लगभग मर चुका होता है। मरने से पहले उसकी आंखें धुंधली हो जाती है, लेकिन वो अब भी शीहीनुओ का चेहरा साफ देख सकता है और उसकी रोती हुई आवाज सुन सकता है, एल्डर घबराइए मत, ये सब मेरी गलती है, मैं अब शिष्य नहीं बनूंगी, जाग जाइए। एक पल पहले तक सब साफ था, अगले ही पल सब धुंधला हो गया। तो यही है मरने का एहसास शीहीनुओ। तुम्हारा रोना इतना तेज है कि मेरे कान दर्द करने लगे हैं। कितना परेशान करने वाला है। तभी अचानक शियावान को एहसास होता है कि वो अंतिम सांस पर है। उसे पछतावा होता है, काश मैंने उसे पहले ही शिष्य बना लिया होता। ठीक उसी पल सिस्टम की आवाज आती है, सत्यापन पूर्ण मेजबान और शिष्य के बीच सच्चा गुरु शिष्य संबंध स्थापित हो चुका है। औपचारिक शिष्य भर्ती सिस्टम सक्रिय किया जाता है। शियावान की आत्मा तुरंत सिस्टम स्पेस में पहुंच जाती है। सामने शब्द देखकर वो चौंक जाता है। सिस्टम शियावान को एक औषधि पुरस्कार में मिलती है। वो उसमें से निकलती आध्यात्मिक ऊर्जा देखकर भावुक हो उठता है। ये तो अनंत स्वर्ण कोर है। एक अनंत स्वर्ण कोर में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा होती है, जो लगभग 10,000 निंग युआन दान के बराबर है। इसे लेने से न सिर्फ साधना का स्तर टूट सकता है, बल्कि सभी चोटें भी ठीक हो जाती है। शियावान उस दवा को खजाने की तरह पकड़कर गाल से लगा लेता है और भावुक होकर लगभग रो पड़ता है। 20 साल जीने के बाद आखिरकार मेरी गोल्डन फिंगर आ ही गई उसे। 20 साल पहले की याद आती है। मैं कार ब्लास्ट की वजह से इस दुनिया में आया था। मैंने सोचा था मेरे पास लोंग आओ तियन जैसा जीवन होगा, मजबूत परिवार, असाधारण प्रतिभा और 10 साल की उम्र से पहले खुद का साम्राज्य। लेकिन 15 साल होंग मांग संप्रदाय में बिताने के बाद न साधना बढ़ी बल्कि और गिर गई, और मैं मजाक बन गया। सौभाग्य से स्वर्ग की आंखें हैं और उसने मुझे एक और मौका दिया। शियावान थोड़ी सहलाकर पूछता है, सिस्टम, इस प्रोग्राम का असल मतलब क्या है? सिस्टम जवाब देता है, नाम की तरह ही गुरु के रूप में मेजबान, जो कुछ भी शिष्य ये को देता है उसे कई गुना लौटकर इनाम मिलता है। शियावान को अब समझ आ चुका था, फिर भी वो पूछता है, तो क्या अपनी पूरी साधना भी शिष्य को देने पर गिनी जाएगी? सिस्टम जवाब देता है, हाँ, अगर शिष्य की साधना या समझ गुरु के मार्गदर्शन में बढ़ती है तो मेजबान को भी वही वृद्धि मिलेगी। सरल शब्दों में, अगर आप शिष्य को 200 दिनों की साधना सिखाते हैं तो आपको भी 200 दिनों की साधना वापस मिलेगी। अगर शिष्य तलवार कला का एक स्तर समझता है तो मेजबान को उसका आधा सीधे मिल जाएगा और उसकी अपनी समझ कई स्तर बढ़ जाएगी। शियावान ने अपने हाथ में दवा की गोली उठाकर पूछा, तो अगर मैं ये गोल्डन कोर अभी अपने शिष्य को दे दूं तो मुझे कितनी गुना वापस मिलेगा? सिस्टम ने तुरंत बताया, सिस्टम में दर्ज सभी श्रेणीबद्ध वस्तुओं का दूसरी बार मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर मेजबान शिष्य को ऐसी नई समझ या बोध सिखाता है जो सिस्टम में दर्ज नहीं है तो उसे दोगुना प्रतिफल मिल सकता है। अब शियावान पूरी तरह सिस्टम के तंत्र को समझ गया तो ऐसा है, उसने मन ही मन सोचा, हालांकि इससे अनंत धन या संसाधन सीधे पैदा नहीं किए जा सकते, लेकिन जब मौका है तो क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। ये सोचकर शियावान ने दवा की गोली सीधे मुंह में डाल ली। फिर उसने अपनी ऊर्जा घुमाई और उस औषधि की आध्यात्मिक शक्ति को शरीर के हर हिस्से में समाहित करने लगा। एक ही झटके में वो कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में कर गया। उसी समय बाहर शीहीनुओ का शरीर ढीला पड़ गया। वो कांपते हुए लगातार रो रही थी, एल्डर एल्डर, कृपया जाग जाइए। मैं वादा करती हूं कि अब शिष्य नहीं बनूंगी, न बदला लूंगी और नहीं निंग युआन दान चाहिए। मुझे बस आप जाग जाएं।
तभी अचानक आध्यात्मिक शक्ति से भरा एक गर्म हाथ शिहिनुओ के सिर पर पड़ा और धीरे से सहलाते हुए आवाज आई, बेवकूफ शिहिनुओ, क्या तुम्हें पहली सीख याद है जो तुम्हारे शिफू ने सिखाई थी? पहला नियम यह है कि हर अन्याय का बदला कई गुना लौटाया जाता है। शियावान मुस्कुराते हुए बोला। दृश्य बदलता है। होंग मांग संप्रदाय की छठी चोटी पर तीसरा शिष्य वू फांग चोटी के द्वार पर घुटनों के बल गिरा हुआ विनती कर रहा है। ये विनम्र वू फांग एल्डर वांग से अनुरोध करता है कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। वह एक स्क्रॉल दोनों हाथों से ऊपर उठाकर ऊंची आवाज में कहता है, ये 7 चोटियों का पूर्ण गुप्त रहस्य है जिसे शियावा ने जानबूझकर हासिल किया और आपकी सेवा में अपनी निष्ठा दिखाने के लिए प्रस्तुत करता हूं। एल्डर वांग ने वो फांग के हाथ में मौजूद स्क्रॉल पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति भेजी और उसे अपने हाथ में खींच लिया। वो छठी चोटी का एल्डर था और प्रवर्तन हॉल का प्रबंधक भी। वांग यान ने स्क्रॉल पकड़कर दाढ़ी सहलाई और आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, शियावा ने सच में एक अच्छा शिष्य पाला था। होंग मांग संप्रदाय का कभी का नंबर 1 प्रतिभाशाली और अपने समय का घमंडी गर्व आज इस हाल में आ गया। शियावान की बात अलग रखते हुए उसने नीचे वो फांग को देखा और कहा, तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो? ये संभव है, लेकिन प्रवर्तन हॉल में प्रतिबंध जंजीरें होती हैं जो किसी की आध्यात्मिक जड़ें काट सकती हैं। ये कहते हुए उसने जंजीर नीचे फेंक दी और जोर देकर कहा, अगर तुम शियावान की आध्यात्मिक रूट यहां ले आओ तो मैं तुम्हें तुरंत अपना मुख्य शिष्य बना दूंगा। फिर उसने चेतावनी दी, इस प्रतिबंध कॉलर को संभाल कर रखना। अगर ये खून के संपर्क में आया तो बिना किसी गुप्त कला के भी फट सकता है। वो फांग पूरी तरह चाटुकार बनते हुए रेंगकर आगे बढ़ा और जंजीर उठा ली। उसके शरीर से जबरदस्त आभा फूट पड़ी और वो आत्मविश्वास से बोला, एल्डर वांग निश्चिंत रहें, ये विनम्र शिष्य कार्य अवश्य पूरा करेगा। जैसे ही उसने ये कहा, एक सुनहरी लिंची बिजली की तरह वो फांग की ओर दागी गई। वांग यान अभी समझ भी नहीं पाया था कि क्या हुआ। तभी वो लिंची उसके पीठ पर जा लगी और अगले ही पल वो फांग उड़कर पत्थर के स्तंभ से चिपक गया जैसे कोई मूर्ति। कुछ ही सेकंड में धूल बैठी तो दिखाई दिया कि वो फांग का हाथ कांप रहा है और उसकी एक भी उंगली सही सलामत नहीं बची थी। स्तंभ में एक बड़ा छेद हो चुका था और खांसी की आवाजें गूंज रही थी। तभी वो फांग को कुछ महसूस हुआ। उसकी कुत्ते जैसी आंखें फैल गई। उसने नीचे देखा और सन्न रह गया। प्रतिबंध कॉलर सीधे उसके पेट के बीच धंसा हुआ था। अगले ही पल असहनीय दर्द फूट पड़ा। वो जमीन पर गिर गया। ऊपर वांग यान की ओर हाथ बढ़ाते हुए नाक से पानी और आंखों से आंसू बहाते हुए चिल्लाया, मैं यहां नहीं मर सकता, मेरा भविष्य तो अभी शुरू ही हुआ है। वांग यान ने जमीन पर तड़पते उस मूर्ख को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने बस सिर उठाकर पूछा, कौन है? तभी एक परिचित आकृति उसकी नजर में आई। शियावान तलवार पर सवार होकर आराम से उड़ता हुआ आ रहा था। उसकी 2 उंगलियों पर अभी भी हल्की लिंची चमक रही थी। पिछली चोट से हंसते हुए शियावान बोला, एल्डर वांग मेरी आध्यात्मिक रूट लेना चाहते हैं तो क्यों न खुद कोशिश कर लें। वांग यान ने सीधा अपने सिर की ओर आती भयानक आभा को देखा और जबरन मुस्कान के साथ पीछे हटते हुए बोला, एल्डर शिया मजाक कर रहे हैं। अभी तो मैं आपके शिष्य से मजाक कर रहा था। उसके मन में उथल पुथल मच गई। सब कह रहे थे कि ये कचरा मरने वाला है, फिर इसकी आभा इतनी मजबूत क्यों है, जैसे इसने अभी कोर फॉर्मेशन स्टेज में किया हो। शियावान ठंडे स्वर में हंसा हो। सच में फर्क ये है कि एल्डर वांग जहां मजाक कर रहे थे, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। ये कहते ही उसने अपनी तलवार कला छोड़ दी। आकाश में अनगिनत तलवारें प्रकट हो गई जो उसकी एज्योर वेव तलवार कला से बनी थी। वांग यान की आंखें फैल गई। उसका चेहरा राख जैसा हो गया। एज्योर वेव स्वॉर्ड आर्ट, उसे वो दृश्य याद आ गया जब कभी शियावान की सबके सामने प्रशंसा होती थी और वो नीचे खड़ा दांत पीसता रहता था। मुझे याद है जब शियावान और मैं एक साथ होंग मांग संप्रदाय में शामिल हुए थे। क्योंकि उसने एज्योर वेव स्वॉर्ड आर्ट बनाई थी, इसलिए उसे संप्रदाय प्रमुख का विशेष समर्थन मिला और असंख्य साधना संसाधन प्राप्त हुए। सौभाग्य से मैं उससे पहले कोर फॉर्मेशन स्टेज में कर गया था। लेकिन फिर वो ये सोचते हुए वांग यान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक धर्म आर्टिफैक्ट निकाला
और अपने सामने एक अवरोध बनाते हुए ऊंची आवाज में बोला, एल्डर शियाओ कृपया हमला मत कीजिए। मैं आज ही कोर फॉर्मेशन के दूसरे स्तर पर पहुंचा हूं। अगर आप और मैं लड़ेंगे तो आपके जीतने की कोई संभावना नहीं है। अपनी डींग पूरी भी नहीं मार पाया था कि आकाश से बरसती अनगिनत तलवारों ने उसका अवरोध चकनाचूर कर दिया। वांग यान की आंखें और मुंह हैरानी से फैल गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शियावान ने खतरनाक हंसी हंसी है। एल्डर वांग, यही है कोर फॉर्मेशन के दूसरे स्तर की ताकत। वो लगातार अपनी तलवार कला में लिंची भरता रहा और अनगिनत तलवारें वांग यान पर टूट पड़ी। वांग यान घबरा गया। ये शक्ति तो कम से कम तीसरे स्तर की है, शायद उससे भी ऊपर। तलवार कला की भयानक शक्ति से उसका ध्यान रक्षा से हट गया और ऊपर से एक तलवार आकर सीधा उसकी हथेली के बीच आर पार हो गई। वो दर्द से चीख पड़ा, आ मेरा हाथ। वांग यान दर्जनों मीटर पीछे कूद गया और गुस्से से चिल्लाया, शियावान तुम छोटे कीड़े, अगर तुमने मुझे मार दिया तो संप्रदाय तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। शियावान हंस पड़ा, क्या सच में मैं देखना चाहूंगा कि अगर मैं जानबूझकर तुम्हें मार दूं तो संप्रदाय मेरे साथ क्या करता है। ये कहते हुए उसने 2 उंगलियां वांग यान की ओर झटका। जाओ, उसने आदेश दिया। शियावान की तलवार कला पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई और बिजली की रफ्तार से वांग यान की ओर दौड़ी। वांग यान ने घबराकर अपना कछुए का खोल निकाला और मन ही मन कोसा, कम्बक शियावान, मुझे ये इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जैसे ही कछुए का खोल बाहर आया, उसने एक बेहद मजबूत ढाल बना ली जिसने शियावान के सभी तलवार हमलों को रोक लिया। वांग यान अंदर ही अंदर आग बबूला हो रहा था। धिक्कार है, ये श्वान ग्रेड अपग्रेड धर्म आर्टिफैक्ट सिर्फ 3 बार इस्तेमाल हो सकता है और ये आखिरी बार था। मैं तो इसे अपनी नासेंट सोल के समय स्वर्गीय आपदा झेलने के लिए बचाकर रखना चाहता था। ऊपर से शियावान ठहाका मारते हुए बोला, अरे एल्डर वांग, काफी अमीर लगते हो। सालों में अच्छा खासा खजाना जमा कर लिया है, चलो फिर ये भी देख लो। उसने तुरंत अपनी तलवार कला चलाई और सारी छोटी तलवारों को एक विशाल तलवार में मिला दिया और उसे कछुए के खोल पर दे मारा। वांग यान उसकी शक्ति देखकर समझ गया कि अब बचना मुश्किल है, तो वो गिड़गिड़ाने लगा, शियावान तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। शियावान बर्फ जैसे ठंडे चेहरे के साथ उस विशाल तलवार में लगातार आध्यात्मिक शक्ति भरता रहा। मैं क्यों नहीं करूंगा। धमाका, एक पल में वांग यान की कछुआ ढाल टूट गई। नीचे गिरती उस विशाल तलवार को देखकर वांग यान की आंखें डर से फैल गई और वो निराशा में चीख पड़ा। नहीं, उसकी आवाज खत्म होते ही तलवार आ गिरी। वांग यान और उसके आसपास का पूरा इलाका एक झटके में तबाह हो गया। शियाओं ने अपनी तलवार कला वापस ले ली। कुछ सेकंड बाद धूल बैठी और एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। चमत्कारिक रूप से वांग यान अभी जिंदा था, लेकिन हालत बदतर थी। कपड़े चिथड़े हो चुके थे। खून की खांसी खांसते हुए वो देख रहा था कि शियावान उड़ती तलवार पर सवार होकर उसके सामने उतर रहा है। वांग यान डर से हरा पड़ चुका था। मुंह खुला रह गया। शियावान ठंडे स्वर में बोला, पीछे रहो। वो ढाल कम से कम अपर ग्रेड श्वान आर्टिफैक्ट थी है न। उसने मन ही मन सोचा, इस दुनिया में धर्म आर्टिफैक्ट की गुणवत्ता 5 स्तरों में बंटी है। मानव, श्वान, पृथ्वी, स्वर्ग और अमर, और हर स्तर में लो, मिड, अपर और पी ग्रेड होते हैं। एक अपर ग्रेड श्वान आर्टिफैक्ट किसी भी सामान्य संप्रदाय का रक्षक खजाना बन सकता है। किसे पता था कि वांग यान ने इतना सामान छिपा रखा है। ये कहते हुए शियावा ने हाथ में एक और तलवार बना ली। उसकी आंखों में गहरी हत्या की मंशा चमक उठी और वो नीचे वार करने ही वाला था, तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, एल्डर शियावान जरा रुकिए। उसी पल एक अवरोध प्रकट हुआ जिसने शियावान की तलवार को रोक लिया। वांग यान को खत्म करने ही वाला शियावान रुक गया। उसने ऊपर की ओर गुस्से से देखा और वहां होंग मांग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख जांग हाई प्रकट हुए। बूढ़े आदमी का सवारी पक्षी एक क्रेन था, नाम के बिल्कुल अनुरूप। उसके हाथ में अभी भी लिंची चमक रही थी जिससे उसने अवरोध बनाया था। वो शांत मुस्कान के साथ बोले, एल्डर शियावान जल्दबाजी न करे। संप्रदाय में भाईघात नियमों के विरुद्ध है। ज्यादा से ज्यादा आपको संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। शियावान ने तलवार म्यान में डाल ली और वांग यान को बचाने वाला अवरोध भी गायब हो गया। वो बस हल्के से मुस्कराया। इधर वांग यान को लगा
जैसे उसने जीवन दान जीत लिया हो। वो तुरंत रोने धोने लगा। संप्रदाय प्रमुख, आपको कुछ करना ही होगा। शियावान शिष्यों की हत्या कर रहा है। वांग यान की बच जाने वाली कल्पना के बिल्कुल उलट बूढ़े संप्रदाय प्रमुख ने उल्टे हाथ से लिंची से भरी हथेली से उसे थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया, चुप रहो मूर्ख बूढ़े, या कहूं एल्डर वांग, क्यों न मेरे साथ प्रवर्तन हॉल के हार्टिंग लेक की सैर पर चलो, देखते हैं कि वास्तव में किसे संप्रदाय से बाहर निकाला जाना चाहिए। वांग यान सूजे हुए गाल को पकड़कर डर से रोने लगा और कराहने लगा। संप्रदाय प्रमुख ने उस दयनीय बूढ़े की ओर देखना तक उचित नहीं समझा। वो मुस्कुराते हुए शियावान की ओर मुड़ा और बोला, बधाई हो जूनियर ब्रदर, इतनी कठिनाइयों के बाद आखिरकार तुम कोर फॉर्मेशन तक पहुंच ही गए। शियाओन ने मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया और कड़वाहट से बोला, धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख, अगर इस बार मैंने अपनी छिपाई न होती तो शायद कोई गद्दारों के साथ मिलकर मेरी आध्यात्मिक रूट छीनने आ जाता। वांग यान ये सुनकर सिहर उठा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो घबराकर सफाई देने लगा। ये सब गलतफहमी है, सच में मेरी ही लापरवाही थी कि बाहरी लोगों को संप्रदाय में घुसने दिया। आशा है जूनियर ब्रदर शियावान इसे दिल पर नहीं लेंगे। शियावान ने बाहें बांधकर ठंडी हंसी हंसी, संप्रदाय प्रमुख यहां है, इसलिए आज तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। फिर उसने पीछे खड़े विश्वासघाती वू फांग की ओर ठंडी नजर डाली और बोला, लेकिन वो वू फांग जिसने अपने गुरु की हत्या की पूर्वजों से विश्वासघात किया और एहसान का बदला बुराई से दिया, उसकी साधना अवश्य अपंग की जाएगी, संप्रदाय से निकाला जाएगा और होंग मांग संप्रदाय में फिर कभी कदम रखने की अनुमति नहीं होगी। मलबे में पड़ा वो फांग ये सुनकर चीखने और गिड़गिड़ाने लगा। संप्रदाय प्रमुख, मुझे बचाइए। बूढ़े संप्रदाय प्रमुख ने एक पल सोचा, फिर बस आप भरकर कंधे उचका दिए, एल्डर शियावान पर छोड़ दो, वही निपटा लेंगे। तभी जिनुओ हवा पर सवार होकर नीचे उतरी और बोली, शिफू को हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। वो फांग को यकीन नहीं हुआ कि जिस कचरे को वो पहले ताने मारता था वही अब इतना घमंडी हो गया है। उसने तुरंत जिनुओं पर आध्यात्मिक ऊर्जा का हमला कर दिया और ताना मारा, तुम कचरा, मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे हुई। जिनुओ शांति से उस हमले को अपनी ओर आते देखती रही। फिर उसने हल्के से हाथ हिलाया और बैंगनी आध्यात्मिक ऊर्जा से चमकती एक तलवार प्रकट हुई और उसने सर्जिंग वेव स्वॉर्ड आर्ट चला दी। धमाका, वो फांग का हमला पूरी तरह नष्ट हो गया और अगली ही सांस में तलवार उसके चेहरे के सामने थी। वो फांग की आंखें फट गई। तुम कचरा नहीं थे, तुमने सर्जिंग वेव स्वॉर्ड आर्ट कब सीख ली? मैं तो अभी तक उसे समझ भी नहीं पाया। शियावान हंस पड़ा। कचरा फ्लैशबैक शुरू होता है। 3 दिन पहले जिनुओ आदर से घुटनों के बल बैठकर मार्गदर्शन मांग रही थी। सिस्टम ने जानकारी दिखाई, नाम जिनुओ, स्थिति शीर्ष शिष्य समझ 160 क्षमता 15 जन्मजात प्रतिभा निष्क्रिय जन्मजात तलवार दे सक्रिय करने की शर्त बुनियादी साधना स्तर तक पहुंचना और लिन परिवार की पूर्वज तलवार कला से मान्यता पाना। शियावान ने थोड़ी सहलाई और बुदबुदाया, जन्मजात तलवार दे बेहद दुर्लभ। जिनुओ जिज्ञासा से पूछती है, शिफू जन्मजात तलवार देह क्या होती है? शियावान ने बात बदलते हुए हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस ये कि तुम्हारी तलवार प्रतिभा बेहतरीन है। जिनुओ चौंक कर बोली, ओ हो। थोड़ी देर बाद शियावान बोला, बाद में हम वो फांग को ढूंढेंगे, मेरे शिष्य की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। वो पेड़ की ओर तलवार घुमाते हुए गंभीर अंदाज में बोला, ये सर्जिंग वेव स्वॉर्ड आर्ट है, तुम्हारे शिफू ने इसे पहले बनाया था, बस ये हिस्सा सीख लो। जिनुओ पूरी तरह ध्यान लगाकर सोचती रही। यही कुंजी है, याद रखना है। जैसे ही शियाओन ने प्रदर्शन खत्म किया, जिनुओ ने तुरंत तलवार प्रकट की और उत्साह से बोली, शिफू क्या ये सही है? शियाओन अंदर से सन्न रह गया, लेकिन बाहर से मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छा सिस्टम। बोला, सर्जिंग वेव स्वॉर्ड आर्ट प्रवेश स्तर प्राप्त करो। नेम मानव क्षेत्र उच्च ग्रेड सर्जिंग वेव स्वॉर्ड आर्ट शिष्य को दी 10 गुना प्रतिफल प्राप्त। हेवन सिवरिंग आर्ट पर हेवन ग्रेड। शियाओन अंदर ही अंदर चिल्ला उठा, असली खजाना तो यही है, वर्तमान में लौटते हैं। जिनुओ की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने वो फांग की आध्यात्मिक रूट जंजीर पर पैर रखकर गुर्राते हुए कहा, शिफू के मार्गदर्शन के बाद भी तुम इसे नहीं समझ पाए, बेकार। वो फांग कमजोर आवाज में गिड़गिड़ाया, नहीं मत करो, अब कचरा कौन है? जिनुओ ने वाक्य पूरा करते ही पैर जोर से नीचे दबाया। जंजीर उसके शरीर में चूर चूर हो गई।
आ सब खत्म जीनुओ शियावान की ओर मुड़ी आदर से झुकी और बोली, गद्दार की आध्यात्मिक रूट नष्ट कर दी गई है, कृपया जांच करें। शिफू शियावान ने संतोष से सिर हिलाया। अच्छा किया। तभी बूढ़े संप्रदाय प्रमुख ने बोलना शुरू किया। शियाओ एल्डर, आप पहले ही लड़ चुके हैं और उसे सजा भी दे चुके हैं। वांग एल्डर, यही रुकिए, मैं इसे वापस ले जाकर सेक्ट डिसिप्लिन के हिसाब से सजा दूंगा। शियाओन ऊपर देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है। मैंने कब कहा कि ये सब खत्म हो गया? बूढ़ा सेक्ट लीडर हैरान हो जाता है। क्या तुमने अभी इसकी जान बख्शने की बात नहीं कही? वांग यान अब पसीने से तर है और चिल्लाता है, अब और क्या चाहते हो? शियाओन शातिर मुस्कान के साथ कहता है, मैंने कहा था कि मैं इसकी जान छोड़ दूंगा। उसकी आंखें लाल चमकती हैं और वो वांग यान की ओर इशारा करते हुए कहता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे यूं ही छोड़ दूंगा। मुझे खुश कैसे करना है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वांग एल्डर कितने सिंसियर है। वांग यान गुस्से से कांप रहा है, लेकिन उसे सब निगलना पड़ता है। वो आंखें बंद करके जबरदस्ती मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, ठीक है। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। वह दोनों हाथों से एक कियांकुन बैग आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरे पास जो कुछ भी है सब इसी कियांकुन बैग में है। उम्मीद है एल्डर शियाओं को यह कम नहीं लगेगा। शियाओन झट से बैग छीन लेता है और हंसते हुए कहता है, वांग एल्डर, आप सच में समझदार आदमी हैं। राइटिसनेस को अच्छे से समझते हैं। बहुत धन्यवाद। फिर वो मुड़कर जाने लगता है और हल्के से जोड़ता है, मुझे छोड़ने मत आइएगा, वांग एल्डर, और ऊंची आवाज में पुकारता है, शीनुओ, चलो। शीनुओ उसके पीछे पीछे चल देती है। शीनुओ की आंखों में एडमिरेशन छलक रहा है। शिफू, आप कमाल हैं। शियाओन खुश होकर कहता है, आज आराम करो, कल से शिफू तुम्हारी ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू करेगा। बूढ़ा सेक्ट लीडर भी बोल पड़ता है, मैं भी लौटता हूं। वांग एल्डर, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो अपनी क्रेन पर चढ़ता है और उड़ जाता है। जैसे ही शियाओन और सेक्ट लीडर जाते हैं, वांग यान का चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है, आंखें लाल और फैली हुई। वो फुफकारते हुए बुदबुदाता है, शियाओन, इंतजार करो, समय बदलता है, कर्म लौट कर आते हैं। अगली सुबह एक्साइएनजी वैली में भोर होती है। शियाओन के रेजिडेंस के अंदर वो वांग यान के कियांकुन बैग को खंगाल रहा है। वो एक मेडिसिनल पिल निकालकर बड़बड़ाता है। वांग यान के पास ठीक ठाक स्टैश है, कोर फॉर्मेशन पिल्स, पर क्वालिटी बस औसत है। फिर वो 2 कल्टिवेशन मैनुअल्स निकालता है और संतुष्ट होता है। ह्यूमन रियल्म, प्रोफाउंड रियल्म, इनेट स्किल, इस लेवल पर शीनुओ के लिए परफेक्ट। इसके बाद एक मिड ग्रेड अर्थ रैंक 5 एलिमेंट्स रूलर निकलता है और वो सच में खुश हो जाता है। ईमानदारी से कहूं तो इस बैग में सबसे बढ़िया यही रूलर है, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं। सही लूट के लिए शीनुओ को दे दूंगा। अब सिस्टम से रिवॉर्ड्स का इंतजार है। वो ठुड्डी रगड़ते हुए बैग को देखता है। चलो देखते हैं, और क्या है? जैसे ही वो खोलता है, स्पिरिट स्टोन से भरा बैग उसकी आंखों में चमक भर देता है। सच में सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स। एक मामूली एल्डर के पास 100 से ज्यादा हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। लगता है वांग यान ने हाल में खूब कमाया है। वो मन ही मन हिसाब लगाता है। जैकपॉट, बाद में मैंशन बनानी पड़ेगी। ये लकड़ी की झोपड़ी अब पुरानी हो गई है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। शीनुओ आवाज देती है, शिफू, आपने कहा था 2 घंटे बाद प्रैक्टिस के लिए बुलाने को, क्या मैं अभी अंदर आ सकती हूं? शियाओन कहता है, आओ आओ। अंदर 2 कुशन्स रखे होते हैं। एक पर वो बैठता है और दूसरा शीनुओ के लिए। वो गंभीर होकर उसे बैठने को कहता है। शीनुओ सिर हिलाकर बैठ जाती है। शियाओन समझाता है, कल्टिवेशन रियल्म्स नीचे से ऊपर ऐसे हैं: बॉडी रिफाइनिंग, क्यूआई रिफाइनिंग, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन, नैसेंट सोल, स्पिरिट सेवरिंग, बॉडी इंटीग्रेशन, महायान, ट्रिब्यूलेशन, ट्रांसेंडेंस। हर रियल में 10 छोटे लेवल्स होते हैं। फिर वो शीनुओ के हाथ पकड़कर पावर चैनल करता है और कहता है, शिपू पहले तुम्हें बेसिक गोंग सिखाएगा, ध्यान से समझना,
शीनुओ बोलती है, जी शिफू। वो कहता है, थोड़ा सर्कुलेट करो, महसूस करो। शीनुओ एनलाइटमेंट में चली जाती है। सिस्टम पैनल खुलता है। नेम शीनुओ, स्टेटस ट्रू डिसाइपल। शियाओन सोचता है, स्पिरिचुअल रूट सिर्फ 15, आम लोगों का 50-60 होता है, तभी सीखने में धीमी है। वो सिस्टम से कहता है, तो फिर चीटिंग ही करनी पड़ेगी। वो खड़ा होकर स्पिरिचुअल क्यूआई उसके शरीर में डालता है। थोड़ी देर में शीनुओ जागती है और मेथड चलाते ही चारों तरफ की लिंक क्यूआई खींचकर डैंशन में भर लेती है। धमाका, वो सीधे 10th स्टेज तक पहुंच जाती है। ट्रेनिंग के बाद उसकी आंखें नम हो जाती है। शिफू, आपने मेरी पावर ऐसे कैसे बढ़ा दी? सुना है इससे आपकी कल्टीवेशन गिर सकती है। शियाओन उसके सिर पर हाथ फेरता है। चिंता मत करो, शिफू ठीक है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, मास्टर गेव डिसाइपल एक 100 डेज कल्टीवेशन, 5x बोनस, टोटल 500 डेज। शियाओन मुस्कुराता है, सोचा से भी बेहतर। वो कियांगकुन बैग आगे बढ़ाकर कहता है, ये तुम्हारा इनिशिएशन गिफ्ट समझो। शीनुओ की आंखें चमक उठती हैं। शिफू, ये सब मेरे लिए? सिस्टम फिर डिंग करता है। रिवॉर्ड्स मल्टीप्लाई होते हैं, हाई लेवल पिल्स और स्किल्स मिलते हैं। शीनुओ हाथ जोड़कर कहती है, शिफू, आपकी दया के लिए धन्यवाद। आपके लिए कुछ भी करूंगी, जरूरत पड़ी तो जान भी दे दूंगी। सिस्टम से और रिवॉर्ड्स गिरते हैं, हेवनली रैंक स्वॉर्ड आर्ट तक। शियाओन हंसकर कहता है, इतनी फॉर्मल मत बनो, जाओ प्रैक्टिस करो, कंप्रहेंशन बढ़ाओ। फिर एक और रिवॉर्ड आता है। शीनुओ घबराकर पूछती है, शिफू, क्या आपको बार बार बूस्ट देना सच में ठीक है? शियाओन कंधा थपथपाता है, बिल्कुल ठीक है। 3 दिन क्लोज डोर कल्टीवेशन में गया तो कोर फॉर्मेशन 5th स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। यह सुनकर वो शांत हो जाती है और गंभीरता से झुककर कहती है, तो मैं आपकी रक्षा करूंगी। शियाओन आ भरता है, ठीक है, पर ज्यादा मत करना, जाओ और सब डाइजेस्ट करो। शीनुओ खुशी खुशी चली जाती है। उसके जाते ही शियाओन सिस्टम पैनल खोलता है और बुदबुदाता है, चलो देखते हैं अब सिस्टम ने क्या दिया है। और वो 4th रियल्म ग्रेट रिवर्शन पिल निकालता है। इस चीज के बारे में मैंने लेजेंड्स सुने थे। इसे रिफाइन करने के बारे में सोचने के लिए भी कम से कम नैसेंट सोल तक पहुंचना पड़ता है। उसे हाथ में लेते ही उस पिल से जबरदस्त लिंक क्यूआई फूटने लगी। पूरा कमरा भर गया। वो सोचता है, यहां मौजूद सारे ट्रेजर्स में 4th रियल्म की पिल्स टॉप टियर है। अगर पूरा होंगमैन सेक्ट भी उलट पुलट कर दो, तब भी शायद 5 भी न मिले। इसके बाद शियाओन एक तलवार और एक कल्टीवेशन मेथड का स्क्रॉल उठाता है। लेकिन असली जैकपॉट है हेवनली रैंक अल्टीमेट स्किल, अनरेस्ट्रेन्ड मीरियड माइल्स स्वॉर्ड किनेसिस आर्ट। ये तो स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक की चरम अवस्था है। इस अल्टीमेट स्किल के साथ सुप्रीम अर्थ रैंक एंटैंगलिंग सिल्क सॉफ्ट स्वॉर्ड हो तो अब कोई मुझे छू भी नहीं सकता। इसे टेस्ट करना ही होगा। अभी से बेहतर समय क्या होगा? शियाओन तुरंत हेवनली रैंक स्वॉर्ड आर्ट चलाता है, सुप्रीम अर्थ रैंक एंटैंगलिंग सिल्क सॉफ्ट स्वॉर्ड को कंट्रोल करता है और बिजली की तरह बाहर छोड़ देता है। तलवार सीधी एक विशाल चट्टान की ओर जाती है और धमाके के साथ उसे चूर चूर कर देती है। फिर शियाओन उसे वापस अपने पास खींच लेता है। वो संतुष्ट होकर कहता है, बुरा नहीं। ये वर्ल्ड डोमिनेटिंग स्वॉर्ड आर्ट असल में तलवार के एसेंस पर टिकी है। अगर मुझे अलग अलग तरह की और तलवारें मिल गई तो यकीनन और भी क्रेजी ट्रिक्स निकलेंगी। लगता है सिस्टम की कुछ पावर भी डाइजेस्ट हो गई है। शियाओन शातिर मुस्कान के साथ सोचता है, इस बार तो कम से कम गोल्डन कोर 5th लेवल तक ब्रेक थ्रू पक्का है। कुछ ही समय बाद होंगमांग सेक्ट फेयर में जगह लोगों से खचाखच भरी है। चारों तरफ शोर और हलचल है। और देखो वांगफांग को, चौथा डिसाइपल, दोनों बाजुओं में 2 खूबसूरत लड़कियां डाले मजे कर रहा है। वही 5वां डिसाइपल लेसन पीछे पीछे चल रहा है, पूरी तरह 3rd व्हील बनकर परेशान। अचानक 2 फीमेल डिसाइपल्स आपस में फुसफुसाने लगती है। सुना तुमने? 7th पी के एल्डर एक्साइओ एम्बुश के बाद रिकवर हो गए हैं और अब गोल्डन कोर पहुंच चुके हैं। और ये भी कि 6th पीक के एल्डर वैंग से उनकी भिड़ंत हुई थी।
और एल्डर वैंग हार गया। दोनों अपने दिमाग में हैंडसम शियाओन की तस्वीर बनाकर उस पर फिदा हो रही है। मैंने तो ये भी सुना है कि एल्डर एक्सायो फीमेल डिसाइपल्स को पावर ट्रांसफर करने के लिए अपनी फाउंडेशन तक सैक्रिफाइस करने से नहीं हिचकते। एल्डर एक्सायो तो सच में ड्रीमी है। यह सुनकर लेसन का चेहरा बिगड़ जाता है। वो दांत पीसते हुए सोचता है, शियाओन ने किसी फीमेल डिसाइपल को पावर ट्रांसफर की? आखिर कौन हो सकती है? वही शीनुओ? वांगफांग की बाहों में लिपटी ब्लॉन्ड लड़की जिज्ञासा से पूछती है। सीनियर ब्रदर वैंग और सीनियर ब्रदर लाए, आप दोनों पहले 7th पीक से ही थे ना? पास वाली लड़की जोड़ती है, तो फिर आपने पीक क्यों छोड़ी? सीनियर ब्रदर वैंग तुरंत कहानी गढ़ता है। सीनियर सिस्टर, इन अफवाहों पर ध्यान मत दो। वो बूढ़ा जियाओन डिसाइपल्स के साथ बहुत क्रूएल था। हम और सहन नहीं कर पाए, इसलिए चले आए। वो लेसन की ओर मुड़ता है ना लियोन? लेसन अभी भी यही सोच रहा था कि जियाओन ने आखिर किसे पावर दी होगी। अचानक नाम सुनकर चौंक जाता है, सिर खुजलाते हुए हंसता है। हां, तभी दूर से सेकंड डिसाइपल लिन्हाओ रैन हाथ में पिल बॉटल पकड़े दौड़ता हुआ आता है और सारी बातें सुन लेता है। वो बॉटल कसकर पकड़ते हुए सोचता है, वो बूढ़ा जियाओन पहले ही गोल्डन कोर तक पहुंच गया, यहां तक कि एल्डर वैम भी उसे हरा नहीं पाया और किसी डिसाइपल को पावर ट्रांसफर की। ये सच है या नहीं, देखना पड़ेगा। ये सोचकर वो अपनी स्वॉर्ड पर उड़ जाता है। दृश्य बदलता है 7th पीक के माउंटेन गेट पर। एक डिसाइपल गेट पर आकर झुकता है। ग्रीटिंग्स एल्डर एक्सायो। लिन्हाओ रैन भी पास की झाड़ियों में छिपकर सुन रहा होता है। ये सेक्ट लीडर के टॉप डिसाइपल जैंग हाई ये है। वो सोचता है, नाम से ही लगता है, पूरा लकी फूल। वो औपचारिकता निभाते हुए संदेश देता है, एल्डर, सेक्ट कंपटीशन 100 दिनों बाद है। सेक्ट लीडर ने मुझे भेजा है कि एल्डर एक्सायो तैयारी कर लें। फिर थोड़ा ऑकवर्ड होकर जोड़ता है, लेकिन ब्लंट बात माफ करें, आपने डिसाइपल ठीक से नहीं चुनी। इस जूनियर सिस्टर की टैलेंट के साथ अगर ये कंपटीशन में गई तो पिट कर रोएगी। मैच शुरू होने से पहले ही ट्रैश टॉक हो रहा है। शियाओन हंसते हुए पलट कर कहता है, सीनियर ब्रदर ये की आंखों में शायद पत्थर जमे हैं। यह सुनकर उसका लैकी दांत पीसता है। शियाओन ठहाका लगाता है, मेरी डिसाइपल, 3 दिन पहले तक इसकी कल्टिवेशन आम इंसान से भी खराब थी। आज ये हाउशन 10th लेवल पर है। इस स्पीड से बताओ, सीनियर ब्रदर ये, क्या तुम इसे हरा सकते हो? लैकी यी शेंग की आंखें फैल जाती है। मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हकलाकर बोलता है, 3 दिन में 10th लेवल? मजाक कर रहे हो? ये देखकर कि सामने वाला कुछ भी नहीं समझ रहा, शियाओन एक लेदर फैन निकालता है, सनग्लासेस पहनता है, शातिर मुस्कान के साथ कहता है, यकीन नहीं आता? ठीक है डिसाइपल, इसे दिखा दो। शीनुओ आत्मविश्वास से बोलती है, गॉट इट शिफू। वो कल्टिवेशन मेथड चलाती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर बाहर छोड़ती है। लैकी देखकर भी यकीन नहीं कर पाता, ये सच में हाउशन 10th लेवल है? ये कैसे मुमकिन है? झाड़ियों में छिपे लिन्हाओ रैन की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शियाओन पलटकर आखिरी लाइन छोड़ता है, सब कुछ मुमकिन है। झाड़ियों के अंदर न्या लिन्हाओ रान इतना गुस्से में है कि अपने नाखून तक चबा रहा है। वो किसी काम की नहीं लड़की अचानक 10th लेवल पर पहुंच गई। उसकी टैलेंट के साथ तो अगर जिंदगी भर कल्टिवेशन करती रहती तब भी वहां नहीं पहुंचती। लगता है शियाओन ने सच में उसे अपनी पावर ट्रांसफर की है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो साजिश रचने लगता है। किसे पता था ये बूढ़ा आदमी अचानक इतना बदल जाएगा। सुना है पावर ट्रांसफर करने से कल्टिवेशन बहुत ड्रेन हो जाती है, तो क्यों न इसी मौके पर उसे सबक सिखाया जाए। सारी बातें सुनने के बाद लिन्हाओ रान जल्दी से लौटता है और सीधे समिट कॉन्फ्रेंस हॉल नंबर 3 पहुंचता है। वो सम्मान से एल्डर मांग को शियाओन के बारे में सब कुछ बताता है। एक एल्डर याओ बीस्ट की हड्डियों से बनी कुर्सी पर बैठा थोड़ी हाथ में टिकाए सुन रहा होता है। ये मांग वायु है, 3rd पीक का एल्डर जू, लिन्हाओ मन में सोचता है। कहानी सुनने के बाद एल्डर गहरी आवाज में कहता है, तुम कह रहे हो कि शियाओन ने वांग यान का सारा
स्टैश साफ कर लिया और अब अपने डिसाइपल की रक्षा कर रहा है, यानी वो इस समय सबसे कमजोर है। हम इसी मौके पर बड़ा वार कर सकते हैं। लिंगहाओ रान चापलूसी भरी मुस्कान के साथ झुकता है। एल्डर मांग, आप सच में बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। वैसे भी सबसे अच्छे कल्टीवेशन रिसोर्सेज तो आपको ही मिलने चाहिए। शियाओन जैसा लड़का तो बस कीमती रिसोर्सेज बर्बाद कर रहा है। मांग वायु धीरे से सीधा बैठता है और कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एल्डर हल्का सा हंसता है और आगे जोड़ता है, अगर ये कामयाब रहा तो मैं तुम्हें अपना टॉप डिसाइपल बना लूंगा। लिंगहाओ रान खुशी से झूम उठता है और जवाब देता है, धन्यवाद एल्डर। इसी दौरान शियाओन की साधारण लकड़ी की झोपड़ी में ट्रेनिंग रूम के अंदर गुरु और शिष्य आमने सामने बैठे हैं। शियाओन बोलता है, तैयार हो? आज शिफू तुम्हें प्रीहीवन रियल्म तक ब्रेक थ्रू करवाएगा और मैरो क्लेंस करेगा। अगर सब सही रहा तो आगे की कल्टीवेशन आसान होगी और दर्द भी कम होगा। शीनुओ को उस घमंडी या चेन का चेहरा याद आता है। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे नीचा दिखाए। वो गुस्से से भरी हुई बुदबुदाती है। वो कमीना या चेन कैसे मुझे अंडर एस्टिमेट कर सकता है? बस इंतजार कर, जब मेरी कल्टीवेशन पूरी होगी तो दिखा दूंगी। वो दृढ़ता से कहती है, मैं तैयार हूं। शीनुओ की आंखों में भरा आत्मविश्वास देखकर शियाओन खुश होता है और सोचता है, भले ही या चेन ने सेक्ट लीडर से गद्दारी की हो, लेकिन शीनुओ को इतना मोटिवेटेड देखकर लगता है ये बुरा भी नहीं। और बड़े रियल में ब्रेक थ्रू का यही सही समय है मैरो क्लेंस के लिए। पिछली बार वांग यान के लोगों से काफी वेल्थ मिली थी, ग्रेड 4 मैरो क्लेंजिंग पिल्स लेने के लिए काफी। अब इन्हें इस्तेमाल करने का वक्त है। ये सोचकर शियाओन अपने कियांकुन पाउच से एक मेडिसिनल पिल निकालता है और ऊंची आवाज में कहता है, ठीक है, शिफू शुरू कर रहा है। एक हाथ से वो धर्मा इनकेंटेशन करता है और दूसरे हाथ से शीनुओ के माथे पर हल्का सा टैप करता है, पिल की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर भेजते हुए। शीनुओ तुरंत अपना कल्टीवेशन मेथड एक्टिवेट करती है। शियाओन से बहती स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए वो दांत भींच लेती है, दर्द सहते हुए। ये पहले से भी ज्यादा पीड़ादायक था, लेकिन सब सह लेने के बाद उसे महसूस होता है कि उसका पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है। सब शांत होने पर शीनुओ ध्यान की अवस्था में चली जाती है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, रिवॉर्ड इशूड। होस्ट ने डिसाइपल को 200 कल्टीवेशन पॉइंट्स ट्रांसफर किए, 70 पॉइंट्स रूट एप्टीट्यूड मिले, रिवॉर्ड्स प्राप्त हुए, 4000 दिनों के लिए डबल कल्टीवेशन स्पीड बफ और लो ग्रेड अर्थ रियल्म वाटर एलिमेंट स्वॉर्ड आर्ट ऑटम वाटर स्वॉर्ड प्ले। शियाओन सिस्टम पैनल पर नजर डालता है और उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान फैल जाती है। सफलता, उसे एक फ्लोटिंग सा एहसास होता है। वो खुद भी गोल्डन कोर रियल्म के 6th स्टेज पर पहुंच चुका था। कुछ देर बाद शीनुओ की आंखें खुलती है। वो भी प्रीहीवन रियल्म के 1st स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। अपने अंदर उमड़ती स्पिरिचुअल पावर को महसूस करते हुए वो हैरानी से पूछती है, यही मैरो क्लेंजिंग है? अब जब मैं प्रीहीवन रियल्म में हूं तो क्या मैं यह चेन से निपट सकती हूं? सिस्टम पैनल पर ढेर सारी जानकारी दिखती है। शीनुओ स्टेटस, ट्रू लिनिएज डिसाइपल, कंप्रिहेंशन 260, रूट एप्टीट्यूड 85, इनेट टैलेंट अनएक्टिवेटेड, प्रीवन स्वॉर्ड फिजिक, एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म तक पहुंचना और लिन फैमिली के एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड ट्रेजर की रिकॉग्निशन पाना। शियाओन हंसते हुए शीनुओ के कंधे पर हाथ रखता है, आत्मविश्वास रखो, तुम उसे आसानी से लटका कर पीट सकती हो। या चेन से निपटने के बाद शिफू तुम्हें हेवनली प्राइड रैंकिंग को चैलेंज करवाएगा। शीनुओ उत्साह से पूछती है, सच में? मैं कर सकती हूं? गुरु शिष्य अभी खुशी मना ही रहे थे कि दरवाजे पर घबराई हुई तेज नॉकिंग होती है और एक घबराई आवाज आती है, एल्डर एक्सायो, क्या आप अंदर हैं? मेरे डिसाइपल को स्पिरिट हर्ब्स चाहिए, उसका कोई अपना मौत के कगार पर है, जल्दी आइए। शियाओन थोड़ा चौंकता है लेकिन ठीक है कहता है। शियाओन को दरवाजे की ओर जाते देख शीनुओ सोचती है, शिफू का डिसाइपल? मेरे अलावा शिफू ने और कब डिसाइपल बनाया?
शियाओन धीरे से दरवाजा खोलता है। शीनुओ पीछे पीछे जाती है। सामने का दृश्य देखकर वो दंग रह जाती है। वो गद्दार। वो गुस्से में चिल्लाती है, लिंगहाओ, तुम यहां क्यों? सामने लिंगहाओ जख्मों से भरा हुआ मांग वायु के 2 डिसाइपल्स द्वारा स्ट्रेचर पर लाया गया था। हाथ में एक स्पिरिट हर्ब कसकर पकड़े वो कमजोर आवाज में पुकारता है, शिफू। वो पूरा ड्रामा शुरू करता है। कांपते हुए हर्ब ऊपर उठाता है और कहता है, शिफू, आपका डिसाइपल नाकाम है। मैं सिर्फ एक ही ड्रैगन ब्लड ग्रास ला पाया हूं। कृपया जल्दी इसे इस्तेमाल करें। ये सब देखकर शीनुओ अपना गुस्सा नहीं रोक पाती और चिल्लाती है, तुम बेशर्म गद्दार! तुम तो 3 पीक सेक्ट में शामिल हो चुके हो, फिर यहां क्या कर रहे हो? श्याओन चुप रहता है, ये देखने के लिए कि ये लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं। लिंगहाओ रान कांपते हुए बैठने की कोशिश करता है और समझाने लगता है, खांस, खांस, शिफू, आपने गलत समझा। मैं 3 पीक सेक्ट में सिर्फ इसलिए गया था ताकि ड्रैगन ब्लड ग्रास हासिल कर सकूं और शिफू की जान बचा सकूं। तभी सपोर्टिंग एक्टर्स सामने आते हैं। हरे बालों वाला आदमी मुट्ठी भींचकर गुस्से से चिल्लाता है, इस ड्रैगन ब्लड ग्रास के लिए लियन शिट्टी लगभग मर ही गया था। तुम लोग ये कौन सा खेल खेल रहे हो? उसके बोलते ही भूरे बालों वाला आदमी भी स्क्रिप्ट के मुताबिक बीच में कूद पड़ता है। बिल्कुल सही। कृतज्ञ होने के बजाय तुम इतना कठोर क्यों हो? वांग मंग भी आलोचना में कूद पड़ा। ठीक कहा, एल्डर शियाओ। तुम्हारा ये डिसाइपल मेरी चौखट के बाहर 3 दिन तक घुटनों पर बैठा रहा, बस मेरी मदद की भीख मांगने के लिए। यहां तक कि मैं भी पिघल गया। शियाओ शीनुओ अब अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी। उसने सीधे इन बदमाशों की ओर उंगली उठाकर चिल्लाया, अपने मुंह बंद रखो। ये साफ साफ हमारे सेक्ट का गद्दार है और अब सच को तोड़मरोड़ रहा है। शियाओन हल्के से हंसा और बोला, इसे शिफू पर छोड़ दो। फिर वो ठंडे स्वर में पूछता है, अगर तुम पहले ही 3 पीक सेक्ट में शामिल हो चुके हो तो आज यहां वापस क्यों आए हो? उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। आवाज में शक टपकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोबारा मेरी तरफ लौटने की सोच रहे हो? शियाओन के सवाल सुनते ही गद्दार तुरंत घुटनों पर गिर पड़ता है। दोनों हाथों से स्पिरिट हर्ब सिर के ऊपर उठाकर दिखावटी भक्ति करते हुए कहता है, शिफू, लिंगहाओ जानता है कि उसके अपराध बहुत बड़े हैं। सेक्ट से गद्दारी की है और शिफू का डिसाइपल बनने के लायक नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं कि शिफू इस ड्रैगन ब्लड ग्रास को स्वीकार कर ले। हरे बालों वाला आदमी सावधानी से शियाओन को देखता है और हिचकते हुए कहता है, लेकिन एल्डर शियाओ, आप तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं, गंभीर रूप से बीमार नहीं। मुझे डर है कि ड्रैगन ब्लड ग्रास की जरूरत ही नहीं है। भूरे बालों वाला जीभ चटकाते हुए जोड़ता है, कितना अफसोस है, लिन शिदी की फाउंडेशन घायल हो गई है। अगर 4थे दर्जे की रेस्टोरेशन पिल न मिली तो उसकी आगे की कल्टीवेशन सीमित हो सकती है। फिर दोनों शियाओन की ओर देखकर चालाकी भरी नजरें मिलाते हैं और शातिर मुस्कान बिखेरते हैं। हरे बालों वाला उकसाता है, एल्डर शियाओ, आप 4थे दर्जे की रेस्टोरेशन पिल देने में कंजूसी तो नहीं करेंगे, है ना? भूरे बालों वाला तुरंत साथ देता है, लिन शिदी तो आपकी खातिर ही घायल हुआ है। मांग एल्डर के दोनों डिसाइपल्स को माहौल बनाते देख लिंगहाओ रान अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन उसने घूमकर नाटक करते हुए उन्हें डांटा, अरे अरे, तुम लोग ज्यादा कर रहे हो, इतना ड्रामा मत करो। शियाओन सब समझ चुका था। वो मन ही मन हंसता है, तुम लोग खेल खेलना चाहते हो? ठीक है, आज शिफू तुम्हें ऑस्कर जीतने लायक अभिनय सिखाएगा। अगले ही पल वो लड़खड़ाने का नाटक करता है, अपनी फीमेल डिसाइपल का सहारा लेते हुए कराहता है, आह, किसने कहा कि तुम्हारे शिफू को इसकी जरूरत नहीं? आज शिफू खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा है। ऐसे में जहू लॉन्ग ब्लड हर्ब से ताकत मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, है ना शीनुओ? वो उसे आंख मारता है। चालाक शीनुओ इशारा समझते ही साथ देने लगती है। हां हां, शिफू हाल में सच में बहुत कमजोर रहे हैं। नीचे खड़े चारों लोग एक पल के लिए सन्न और अजीब से हो जाते हैं,
लिंगहाओ रान स्पिरिट हर्ब की टहनी को कसकर पकड़ते हुए दांत पीसता है। ये बूढ़ा कुत्ता सच में बेशर्मी पर उतर आया है। खैर, ये ड्रैगन ब्लड हर्ब वैसे भी ज्यादा कीमती नहीं। अगर इसके बदले टियर 4 एलिक्सर मिल जाए तो सौदा बुरा नहीं। तभी शियाओन बीमार होने का नाटक जारी रखते हुए कांपता है, लगभग अपनी फीमेल डिसाइपल से चिपक जाता है। लिन्हाओ रान झुंझलाहट के बावजूद ईमानदारी का ढोंग करता है। अगर ऐसा है तो शिफू कृपया ज़हू लॉन्ग ब्लड हर्ब रख लें। मेरी बेकार सी जिंदगी कोई बड़ी बात नहीं। गद्दार का वाक्य पूरा होते ही शियाओन हवा के झोंके की तरह झपटा, स्पिरिट हर्ब उसके हाथ से छीन लिया और बोला, धन्यवाद। फिर स्विश करते हुए वापस अपनी जगह पहुंच गया। लिंगहाओ रान आंखें फाड़े खड़ा रह गया, बुदबुदाया, इतनी तेजी। शियाओन ने वो हर्ब अपनी फीमेल डिसाइपल को थमाते हुए हंसकर कहा, लो, इसे संभाल कर रखो, आज रात चिकन सूप बनेगा। शीनुओ थोड़ा हक्का बक्का होकर पूछती है, ड्रैगन ब्लड हर्ब और चिकन सूप? उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। डिसाइपल को मॉर्टल रियल्म ड्रैगन ब्लड हर्ब गिफ्ट करने पर रिवॉर्ड मिला, 5 टाइम्स टियर अर्थ ड्रैगन ब्लड हर्ब। लिंगहाओ रान फिर से डाइंग पेशेंट मोड में लौट आता है। शिफू की मदद कर सका, यही बहुत है। मांग डब्ल्यू के दोनों डिसाइपल्स उसे सहारा देने दौड़ते हैं। भूरे बालों वाला घबराकर चिल्लाता है, सीनियर मार्शल ब्रदर लिन। हरे बालों वाला भी घबराकर बोलता है, सीनियर मार्शल ब्रदर लिन अपनी कल्टीवेशन नुकसान में डालकर शिफू को बचा रहा है। एल्डर शियाओ, क्या आप सच में उसे मरते हुए देखेंगे? एल्डर मांग, आपको सीनियर मार्शल ब्रदर लिन के लिए बोलना चाहिए। ये सुनते ही मांग एल्डर भी नाटक में कूद पड़ता है, बाहें सीने पर मोड़कर न्याय की मांग करता है। एल्डर शियाओ, इंसानी जान सबसे ऊपर है। हम सब शिफज है। हम किसी को मरते हुए कैसे देख सकते हैं? अगर ये बात फैल गई तो 7 पीक सेक्ट आगे चलकर डिसाइपल्स कैसे भर्ती करेगा? शियाओन धीरे धीरे गद्दार की ओर बढ़ता है और कहता है, ठहरो, जरा सब्र रखो। वो लिन्हाओ रान के सामने बैठ जाता है, उसका हाथ कसकर पकड़ता है और हंसते हुए बोलता है, जब हम शिफू डिसाइपल प्रेम का नाटक कर ही रहे हैं तो मैं तुम्हें मरते हुए कैसे देख सकता हूं? ठीक है, बस एक टियर 4 एलिक्सर ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुम गंभीर रूप से घायल हो, शायद एलिक्सर की ताकत एब्जॉर्ब न कर पाओ। क्यों ना मैं पहले तुम्हारे मेरिडियंस खोलने के लिए थोड़ी एनर्जी चैनल कर दूं? मांग डब्ल्यू मुस्कुराते हुए तारीफ करता है, एल्डर शियाओ सच में दयालु है। लेकिन अंदर ही अंदर वो गौर से देख रहा था। लगता है शियाओन सच में पावर ट्रांसफर कर सकता है और इतनी आसानी से करता है। जरूर कोई सीक्रेट टेक्निक है जिससे उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। देखते रहो। शियाओन ने 2 उंगलियां जोड़कर गद्दार की गर्दन पर साइलेंसिंग स्पेल लगाया और बोला, तुम मेरे लिए जान जोखिम में डालने को तैयार हो तो मैं इतनी छोटी सी गुजारिश कैसे ठुकरा सकता हूं? इतना कहते ही सुनहरी स्पिरिचुअल एनर्जी की एक धारा लिन्हाओं के पकड़े हुए हाथ से उसके शरीर में बहने लगी, जिससे वो भयानक दर्द में तड़पने लगा। मुंह से झाग निकलने लगा और दहशत में चीख पड़ा, आह! उसकी चीख सुनकर भूरे बालों वाला डिसाइपल अपने शिफू की ओर देखकर पूछता है, ये तो पावर ट्रांसफर है, फिर सीनियर मार्शल ब्रदर लिन इतनी दर्दनाक चीख क्यों रहा है? हरे बालों वाला भी उलझन में पड़ जाता है। हां, क्यों? मांग डब्ल्यू जानकार बनने का नाटक करते हुए समझाता है, घबराओ मत। पावर ट्रांसफर स्वभाव से ही बेहद पीड़ादायक होता है। ये सीनियर मार्शल ब्रदर लिन की किस्मत का मौका है। लिन्हाओ रान दर्द की लहरें सह रहा था, जो उसके पूरे शरीर को तहस-नहस कर रही थी। उसकी आंखें उलट रही थी और वो मन ही मन गालियां दे रहा था। ये बूढ़ा कुत्ता बिल्कुल भी शक्ति ट्रांसफर नहीं कर रहा। ये तो मेरी नसें और हड्डियां काट रहा है, मेरी कल्टीवेशन चुरा रहा है। उसी समय शियाओआन नफरत भरी नजरों से उसे घूर रहा था और ताकत और बढ़ा रहा था। लिन्हाओ रान पसीने से भीग चुका था, दर्द उसकी हड्डियों तक चुभ रहा था, आंसू बह रहे थे और मुंह से लार टपक रही थी। बेबस होकर उसने मदद के लिए मंग वू की तरफ देखा। मैं गया, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा?
एल्डर मंग, मुझे बचाइए। लेकिन एल्डर को असली हालत का कोई अंदाजा नहीं था। उसने समझा कि वो खुशी के आंसू रो रहा है और अंगूठा दिखाते हुए बोला, छोटे लिन, बढ़िया काम। कुछ ही पलों बाद शक्ति ट्रांसफर का तमाशा खत्म हो गया। लिन्हाओ रान जमीन पर ढेर हो गया, बेजान। उसकी कलाई से धुआं उठ रहा था और आंखें खाली खाली खुली थी। शियावान ने गद्दार को सबक सिखाने के बाद हाथ झाड़े और बोला, ठीक है, दवा से इसे ठीक किया जा सकता है। शायद अभी मैं थोड़ा ज्यादा कर गया। इसकी कल्टीवेशन बहुत कमजोर है, सह नहीं पाया। पहले इसे आराम के लिए ले जाओ। फिर शियावान पसीना पोंछते हुए थकावट का नाटक करता हुआ जाने के लिए मुड़ा। आधी ताकत बेकार गई। मुझे भी आराम चाहिए, तुम्हें ज्यादा नहीं रोकूंगा। पीछे मंग एल्डर शियावान के थके हुए अभिनय को देखकर अंदर ही अंदर खुश हो गया। उसने अपना गाल रगड़ा और हंसते हुए बोला, अच्छा। उसके दिमाग में चालाक विचार उभरने लगे। भले ही वो शक्ति ट्रांसफर का रहस्य न समझ पाया हो, लेकिन शियावान की ऑरा साफ तौर पर कमजोर लग रही थी। हमला करने का परफेक्ट मौका। ये सोचकर उसने अपने हाथ में स्पिरिचुअल ची इकट्ठा की और बोला, एल्डर शियाओ, अपना ख्याल रखना। बात खत्म होते ही वो पीछे से चुपके से हमला करते हुए शियावान पर झपटा। लेकिन शियावान पहले से ही इसके लिए तैयार था। बिल्कुल शांत रहा, हल्की सी हंसी हंसा और बिजली की तरह घूमकर एक हथेली से वार रोक दिया। दो धाराओं की स्पिरिचुअल पावर टकराई और एक भयानक धमाका हुआ। शियावान ने तीखी आग जैसी लाल आंखों से उसे घूरते हुए ताना मारा, मंग एल्डर, क्या एक गुरु ऐसे करता है? उस आदमी पर हमला जो अभी अभी किसी और को शक्ति देकर कमजोर हो चुका है। अचानक हालात पलटते देख मंग वो दंग रह गया, और उससे भी ज्यादा तब जब उसे शियावान की हथेली से आती उफनती ताकत ने पूरी तरह दबा दिया। वो हक्का बक्का रह गया। रुको, क्या इसने अभी लिन्हाओ रान को शक्ति ट्रांसफर नहीं की थी? फिर इसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी मजबूत कैसे है? शियावान की हथेली से निकलता सुनहरा एनर्जी वॉर्टेक्स और भी भयानक हो गया और पल भर में मंग वू की शक्ति तोड़कर उसे हवा में उछालते हुए दूर जा फेंका। मंग वू जमीन पर पीठ के बल गिरा, पूरी तरह धूल चाटता हुआ, बेहद दयनीय हालत में। ये देख भूराबाल वाला शिष्य घबरा गया और दौड़ते हुए चिल्लाया, एल्डर शियावान। लेकिन शियावान ने मंग वू को हराने के बाद उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस मुड़कर अंदर जाने लगा। उसने यूं ही 2 उंगलियां हिलाई और बोला, जो चलो वापस चिकन कॉप चलते हैं। महिला शिष्या जोश और एडमिरेशन से भरी हुई आज्ञाकारी स्वर में बोली, जी शिफू। तभी लिन्हाओ रान को आखिरकार होश आया और उसकी आवाज लौट आई। उसने दोनों हाथों से बाल पीछे किए, मंग वू के 2 शिष्यों को घूरते हुए दहाड़ा, तुम दोनों किसका इंतजार कर रहे हो? वे इशारा समझ गए, सिर हिलाया, एक दूसरे को देखा और बुदबुदाए, समझ गए। भूरा बाल वाला 3 बैंगनी जहरीली सुइयां निकाल लाया। आंखों में कातिलाना इरादा लिए शियावान को घूरते हुए सोचा, ये हिडन वेपन्स है। एल्डर मंग ने खास टेक्निक से इन्हें कंट्रोल किया है। ये हवा में घुल जाती है, न कोई गंध न स्वाद, पूरी तरह अनस्टॉपेबल। ये सोचकर उसने हाथ घुमाया। जाते समय एल्डर मंग ने खास तौर पर ये मुझे दी थी और कहा था, अगर हालात बिगड़े तो इन्हें शियावान पर इस्तेमाल करना, उसे दोबारा उठने नहीं देना। मंग वू के आदेश मन में दोहराते हुए उसने तीनों जहरीली सुइयां फेंक दी। वे पागल रफ्तार से शियावान की पीठ की तरफ बढ़ी, लेकिन शियावान ने खतरा महसूस कर बस हल्का सा सिर झुकाया और तीनों सुइयां चूक गई, सामने लकड़ी की दीवार में धंस गई और फिर चिपचिपे धुएंदार तरल में घुलकर टपकने लगी। शियावान ने सुइयों को गंभीर चेहरे से देखते हुए मन में सोचा, सच में खतरनाक चीज है। अच्छा हुआ बाउंडलेस गोल्डन कोर के बाद मेरी सेंसेस काफी अपग्रेड हो गई है। अब तो किलिंग इंटेंट भी महसूस कर सकता हूं, वरना आज फिर मिट्टी चाट रहा होता। बुदबुदाते हुए उसने पीछे देखा। असफल होने पर मंग वू के दोनों शिष्य गालियां देते हुए बोले, बच गया, अब ये झेल। दोनों ने
और सुइया शियावान पर दाग दी। शियावान शांत रहा, हाथ पीठ पीछे बांधे और बोला, जिनुओ, एज योर वेव स्वॉर्ड आर्ट, दाई तरफ पीछे निशाना। शिष्या थोड़ी चौंकी, लेकिन तुरंत समझ गई और हल्के से बोली, समझ गई। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी हरी एज्योर एज तलवार बुलाई और बड़े चाप में घुमाई। जहरीली सुइया तलवार की ऊर्जा से टकराई। ठक ठक की आवाजें गूंज उठीं। वार खत्म होते ही जिनुओं ने पीछे देखा और पूरी तरह सन्न रह गई। सामने गिरी जहरीली सुइयों को देखकर उसकी सांस अटक गई। उसी समय एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप हुआ। सिस्टम चेक। होस्ट के मार्गदर्शन में शिष्य ने लेवल 1 एजियो वेव स्वॉर्ड इंटेंट को समझ लिया है। ट्रिपल रिवॉर्ड दिए गए। मिड ग्रेड अर्थ स्पिरिट ड्रैगन आर्मर प्राप्त हुआ। शियाओ ने अपनी छोटी शिष्या की पीठ देखते हुए संतोष भरी मुस्कान के साथ सोचा, इसमें कोई हैरानी नहीं। उसके पास जन्मजात स्वॉर्ड फिजिक है। मैंने इसे बस कुछ ही दिनों तक एजियो वेव स्वॉर्ड आर्ट सिखाई और इसने पहले ही स्वॉर्ड इंटेंट पकड़ लिया। मंग वू के दोनों शिष्य ऐसे घूर रहे थे जैसे भूत देख लिया हो। ठंडा पसीना छूट गया। सदमे में आकर अविश्वास से चिल्लाए, क्या ये कैसे हो सकता है? ची रिफाइनिंग तो छोड़ो, स्पिरिट सेवरिंग कल्टिवेटर भी ऐसा नहीं कर पाते। आखिर ये किस भरोसे पर है? लिन्हाओ रान ने हालात बिगड़ते देख जमीन पर रेंगते हुए भागने की कोशिश की। कमबख्त, मुझे निकलना होगा। लेकिन ज्यू ने देख लिया। उसने अपनी एज्योर एज तलवार उठाई। आंखों में नफरत जल रही थी। लिन्हाओ रान, तुम गद्दार कचरा हो। अपने शिफू और पूर्वजों से गद्दारी करके सहीगलत को पलट दिया और अब शिफू को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी कर रहे हो। लिन्हाओ रान ने उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज सुनी और जम गया। डर से चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गरजते हुए कहा, माफ करने लायक नहीं। फिर हल्के से हवा में उठी और तलवार नीचे की ओर झुला दी। वो डर के मारे अकड़ गया। आगे रेंगते हुए हकलाने लगा, नन्ही, पास मत आओ। पल भर में स्वॉर्ड ऑरा फूटा और लिन्हाओ रान के शरीर को चीरता हुआ निकल गया। तभी यी नुओं ने ठंडे भाव से अपनी खून से सनी तलवार वापस खींची। लिन्हाओ रान जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। चेहरा दर्द से मरोड़ा हुआ। मुंह से खून बह रहा था और वो बुदबुदा रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसी पल वो पीछे मुड़ने के फैसले पर पछतावे में डूब गया। गद्दार से निपटने के बाद और फायदे की लालच में शीनुओ तलवार हाथ में लिए आराम से उस तिकड़ी की ओर बढ़ी। मंग वू और भूराबाल वाला घबरा गए, चिल्लाए, पास मत आना। एल्डर मंग वू अपने दोनों शिष्यों के सहारे कांप रहा था। फिर भी हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, तुमने एक साथी शिष्य को मार दिया है। सेक लीडर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। हरे बाल वाला अब भी गुस्से में हार मानने को तैयार नहीं था। बोल पड़ा, हम दोनों और एक गोल्डन कोर एल्डर साथ हो तो एक इनिशियल स्टेज कल्टिवेटर से डरने की क्या जरूरत है? मंग वू अपने शिष्य की बेवकूफी भरी बातों से चिढ़ गया और झिड़कते हुए बोला, अंधे मूर्ख, पीछे कौन खड़ा है, दिखता नहीं? वो सर्वशक्तिशाली शियावान की ओर इशारा कर रहा था। जो हाथ पीठ पीछे बांधे, लाल आंखें जलती हुई वही खड़ा था। शीनुओं ने उन्हें गंभीरता से घूरते हुए कहा, शिफू, अपने हाथ गंदे मत कीजिए। ये शिष्य ही इन्हें संभालेगी। लेकिन शियाओन ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, शिष्या, तुम्हारे शिफू को अभी तुम्हें कुछ और सिखाना है। कुछ पल रुककर उसका चेहरा डरावना हो गया। भौहें सिकुड़ी, आंखों में बर्फीली मंशा चमकी, नाक हल्की सी ऊपर उठी, होठों पर टेढ़ी मुस्कान आई और वह गुर्राया, कुछ लोगों के लिए मौत भी बहुत आसान सजा है। मंग वू के दोनों शिष्य बुरी तरह डर गए। चेहरे पीले पड़ गए, आवाजें कांपने लगी। तुम क्या करना चाहते हो? पास मत आना। डर से भरी आंखों में उन्होंने साफ देखा कि शियाओआन किसी दानव की तरह हाथ बढ़ा रहा है। आवाज खतरनाक थी। अब डर समझ आया? बहुत देर हो चुकी है।